नमस्कार। आज हम एक बार फिर आपके सामने रीतिकाल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आमतौर पर रीतिकाल की विभिन्न काव्य धाराओं पर एक प्रश्न बनता है। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं में अंतर पूछ लिया जाता है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा में भी अंतर पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस प्रश्न पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये काव्य धारा है क्या और इनके प्रमुख कवि कौन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीतिकाल क्या है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि इस पे हम 4-5 वीडियो पहले दे चुके हैं, लेकिन भूमिका की दृष्टि से पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि रीतिकाल जो है वो सन 1700 से 1900 के बीच का जो काल रहा हिंदी साहित्य का, जिसका काल निर्धारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, उस काल को रीतिकाल कहा गया। उस काल में जो साहित्य सृजन हुआ वह विशेष रूप से लक्षण ग्रंथों के आधार पर श्रृंगार परक, नीति परक और भक्ति परक तीनों धाराओं का उसमें समायोजन करते हुए काव्य का सृजन किया गया। उस कालखंड में सृजित काव्य को रीतिकाल कहा गया। अब रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराएं थी। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 2 रीति मुक्त काव्य धारा और नंबर 3 रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में विशेष रूप से वे कवि आते थे जो आचार्यत्व की होड़ में लगे हुए थे, जो लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य सृजन करते थे, जिनके काव्य में नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, लक्षण ग्रंथों का भाव शास्त्रीय निरूपण के आधार पर किया जाता था, जिनके काव्य में विशुद्ध रूप से रीति के तमाम जितने नियम थे उनका विशेष भाषा की एकदम क्लिष्टता का प्रयोग उसमें किया जाता था। तो ये उस समय के रीतिबद्ध काव्य धारा में सृजन करने वाले काव्य थे, जो समस्त लक्षणों को जानते थे, लक्षण ग्रंथों का जिन्होंने सृजन किया और उनके आधार पर जिन्होंने कविता की, जिनका मूल जो ध्येय था, एक तो आचार्यत्व को सिद्ध करना उनका मूल ध्येय माना जाता था, अपने आचार्यत्व को सिद्ध करते थे। दूसरा, सामंती वातावरण में इस काल का पालन पोषण हुआ है, तो स्वाभाविक है कि मनोविलास का जो भोग विलास का जो चित्रण है वह स्वाभाविक रूप से इस काल के काव्य में आया है। और जितने कवि इस काल के रहे हैं उन्होंने बहुत ही काव्य शास्त्रीय ढंग से श्रृंगार की पराकाष्ठा का वर्णन उसमें इन्होंने किया है। तीसरा रहा, पांडित्य प्रदर्शन का काल रहा। तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में ये लोग काव्य शास्त्रीय आधार पर रचना करते थे, जो काफी क्लिष्ट भी होती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि यह सामंती वातावरण की कविता थी, तो इसमें मनोभाव और भोग विलास के चित्रण अधिक होने की वजह से पसंद की जाती थी। इस काल के जो प्रमुख कवि रहे, सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम आचार्य केशव को माना जाता है, जो रीतिकाल के जनक माने जाते हैं। आचार्य केशव के बाद चिंतामणि, सेनापति, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, भूपति, कृपाराम आदि बहुत सारे कवि इस श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए आचार्यत्व की होड़ में शामिल होते हुए काव्य का सृजन किया। और उस समय के उस काव्य को, या जो इन्होंने सृजन किया, उस काव्य धारा को रीतिबद्ध काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब आती है दूसरी काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि बिल्कुल इनके उलट थे। उन्होंने कभी पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया, कभी आचार्यत्व की होड़ में नहीं रहे, उन्होंने लक्षण ग्रंथों का प्रयोग कभी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वे लक्षण ग्रंथ जानते नहीं थे, लक्षणों का उन्हें ज्ञान नहीं था, या लक्षण ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने मनोभावनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम कविता को बनाया। उन्होंने समाज की दिशा और दशा को प्रदर्शित करने का माध्यम उन्होंने कविता को बनाया। इसलिए वे इन तमाम साहित्यिक जो बंधन थे, शास्त्रीय जो बंधन थे, इससे मुक्त रहे। उन्होंने इसमें बंधकर कविता नहीं की और
सहज भाव में अपनी उन्होंने कविता की। उन्होंने नायिका भेद, अभिसार, सपत्नी का ईर्ष्या द्वेष का भाव, उनकी कविता में रस विवेचन, गुण दोष आदि का वर्णन ठूंस के नहीं डाला गया, जबरदस्ती नहीं डाला गया, प्रयास नहीं किया कि वो इन चीजों का वर्णन करें ही करें अपनी कविता में। सहज भाव में आ गया हो तो एक अलग बात है, वो मुक्त रहे इन सारी परंपराओं से। वे आत्मगत भाव की कविता करते थे, उनकी कविता में भावनाएं दिखाई देती थी, आत्मगत भावनाएं दिखाई देती थी और मनोभावों का बहुत खूबसूरती से चित्रण करते थे। प्रकृति का चित्रण भी यथार्थ करते थे, बहुत खूबसूरत चित्रण उनकी कविता में देखने को मिलता है। हृदयगत अंतर्वेदना को उन्होंने अपने कविता का विषय बनाया। हृदय की अंतर्गत वेदनाएं भी उनके काव्य में बहुत सूक्ष्मता से दिखाई देती है और इन सभी पर उन्होंने सहज रूप में, सरल भाषा में, बिना अलंकारों के बहुत अधिक बोझ के, बिना भाषा की बहुत अधिक परिनिष्ठता के, बिना काव्य शास्त्रीय नियमों के सहज भाव में कविता कहने का प्रयास किया। और इनके प्रमुख कवि रहे रीति मुक्त काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, सबसे पहले वे हैं घनानंद। घनानंद इनके प्रमुख कवि रहे। इस काव्य धारा के आलम, बोधा, ठाकुरदास आदि इस काव्य धारा के अन्य कवि रहे जिन्होंने मनोभावों की कविताओं को प्रस्तुत किया। आप घनानंद की कविता देखिए, सहज प्रेम की भावना घनानंद की कविता में प्रवाहित होती है, कहीं भी आरोपित नहीं लगती। चाहे वो नायिका भेद हो, चाहे वो सुजान के सौंदर्य का वर्णन हो, चाहे वो कोई प्रकृति चित्रण हो, सहज दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जो आंखों के सामने है वही काव्य में दिखाई देता है। तो यह रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि रहे और उन्होंने इसी परंपरा में कविता की। तीसरा भाव आता है रीति सिद्ध काव्य परंपरा का। रीतिबद्ध और रीति मुक्त के बीच का भाव है। रीति सिद्ध काव्य परंपरा में विशेष रूप से ये कवि रीति की तमाम नियमों, रीति के तमाम सिद्धांतों, लक्षण ग्रंथों, नायिका भेद, ऋतुवर्णन आदि समस्त का ज्ञान रखते हैं, समस्त का अध्ययन इन्होंने किया हुआ होता है, लेकिन ये उनमें बंध कर काव्य सृजन करते नहीं है। ये स्वच्छंद रूप में अपनी कविता को जन्म देते हैं। ये रीति के ज्ञाता होते हैं, ये रीति के नियमों के ज्ञाता होते हुए भी रीति से अलग, रीतिबद्ध परंपरा से मुक्त होकर रीति सिद्ध परंपरा में, यानी सिद्ध तो हैं लेकिन हम उसमें बंधेंगे नहीं, ये काव्य सर्जन करते हैं। और इनके प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वे हैं बिहारी, बोधा आदि, जिनके काव्य को आप पढ़ें तो उसमें सहज भाव में भक्ति से शुरू होता है, नीति से बढ़ता हुआ अंत में श्रृंगार की ओर बढ़ता है। सहज भाव में ये उसी ही गंभीरता के साथ नीति का ज्ञान देते हैं, उसी गंभीरता के साथ ये भक्ति के पद गाते हैं, जिस गंभीरता के साथ ये श्रृंगार की रचना करते हैं। श्रृंगार में श्लिष्टता के भाव को ध्यान में रखते हैं। रीति के तमाम नियम, शास्त्रीय नियमों का पालन करना इनकी दृष्टि में अनिवार्य नहीं है, ज्ञान होना अनिवार्य है। यह रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवियों का मानना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में रीति काल की जो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों धाराओं के अंतर को प्राय परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, या इन तीनों की विशेषताओं को अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, या इन में से किसी 2 के अंतर को पूछ लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है अकादमिक परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो आप इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न गत 2 वर्षों से आ नहीं रहा है, इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।